नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 2 नए राजा और उनके राज्य के अंतर्गत वीडियो संख्या 3 में कृषि और सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें चित्र संख्या 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें तमिलनाडु की एक जल द्वार का चित्र वो दिखाया गया है। इस जल द्वार के माध्यम से नदियों और नहरों के जल को नियंत्रित किया जाता था और इस जल को सिंचाई के लिए काम में लिया जाता था। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे और इस पानी के द्वारा खेतों को सींचा जाता था। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों के दर प्रवाह को संचालित करता है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। चोल वंश के समय में कृषि के क्षेत्र में नए नए खेती के तरीके ढूंढे गए और उसके अलावा कैसे खेतों तक जल को पहुंचाना है, उस कार्य के क्षेत्र में विशेष रूप से विकास हुआ। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। नदियों का पानी उपजाऊ मिट्टी जमा करने, जिससे कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो कावेरी नदी है वह जब बंगाल की खाड़ी में मिलती थी तो उससे पहले कई छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती थी और छोटे छोटे भागों में बढ़कर वे मैदानी भागों में एक नई मिट्टी की परत वो जमा करती थी। उस मिट्टी के अंदर आर्द्रता होती थी, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूप से चावल की खेती की जाती थी। डेल्टा क्षेत्रों ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद एकत्र करके भूमि भाग का निर्माण किया जाता है, उस भाग को डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। तटबंध का मतलब उनकी डेल्टा क्षेत्र के चारों ओर ऐसा क्षेत्र बनाया जाता है जो कि जल के प्रवाह को रोक सके और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी और सिंचाई के लिए नए नए संसाधनों का उपयोग भी वो किया जाने लगा। चोल वंश के समय में नदियों, कुओं, सरोवरों, नहरों आदि से अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की जाती थी। साम्राज्य का प्रशासन, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की जो बस्तियां थी उसको चोल वंश के शासन के समय में उर कहा जाता था। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और जो गांवों का समूह होता था उसको नाडु और किसानों की बस्तियों को उर के नाम से जाना जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कई कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलाल जाति के जो धनी लोग थे उनको नाडु के कामकाज को नियंत्रण करने का कार्य दिया जाता था। इनमें से धनी भूस्वामियों को मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता था। अरियार प्रधान जैसी उपाधियां हैं वो दी जाती थी। अरियार प्रधान जैसी उपाधियां उनको दी जाती थी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद उनको सौंपे जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें भूमि के प्रकार के बारे में वर्णन किया गया है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन वगई हैं, इस शब्द का अर्थ होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय इसका अर्थ है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, त्रिवंत, मंडटकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को
पल्ली चंदनम के नाम से जाना जाता था। आगे है कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। राजा के संरक्षण के कारण कावेरी नदी के तटीय क्षेत्रों और घाटियों में और दक्षिण भारत में कई ब्राह्मण बस्तियों का निवास है वो होने लगा। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख ब्राह्मण भूस्वामी की सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। नगरम व्यापारियों के संग प्रशासन कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में सविस्तार से वर्णन है कि चोल वंश के समय में ब्राह्मणों की सभा का संगठन सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। आगे है तांग वंश के युग का चीन। आगे है तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग वंश के तरह एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। इसकी राजधानी थी सियान, जो कि दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। यहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तांग वंश का शासनकाल है, उसमें जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए उसको परीक्षा देनी पड़ती थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। इस तरीके से आज पाठ संख्या 2 पूर्ण हुआ। अब आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर गृह कार्य में करने। प्रश्न पहला, चोल वंश के समय सिंचाई के प्रमुख संसाधन कौन कौन से थे? प्रश्न दूसरा, नाडु किसे कहते हैं? प्रश्न तीसरा, उर किसे कहते हैं? प्रश्न चौथा, नगरम किसे कहते हैं? प्रश्न पांचवा, साला भोग का अर्थ लिखो। यह सारे प्रश्न आपको घर से करने। धन्यवाद।